नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दिल्ली में बड़े बिजली बिल से लोगों को लग रहा झटका। सड़कों पर उतरी भाजपा, कहा जनता से लूट हो बंद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टली। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा दलितों को न्याय दिलाना भाजपा का कर्तव्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ताजा हालात की ली जानकारी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। फिलिस्तीन के शरणार्थियों की मदद के लिए भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी की। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले में एफबीआई ने तेज की जांच। संदिग्ध आरोपी मैथ्यू थॉमस के घर पहुंची एजेंसी। पेंसिल्वेनिया में हुई घटना के खिलाफ अमेरिका ने दिखाई एकता। हिंसा के खिलाफ आवाज की बुलंद। राष्ट्रपति जो बाइडेन दे चुके हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के आदेश। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोमवार को दिल्ली में सड़कों पर उतरे और लोगों के सामने बिजली की दरों में बढ़ोतरी और पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में इन दिनों महंगे बिजली बिलों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। जुलाई माह में हजारों में आए बिजली के बिलों ने लोगों को चौंका दिया है। बिलों को देखकर दिल्ली सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं दिल्ली वासियों की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और जनता पर महंगे बिजली बिलों की मार थोपने वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने जनता को महंगे बिलों की मार से बचाने के लिए राजधानी के सभी 14 बिजली कार्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इसके तहत एनडीपीएल ऑफिस, हडसन लेन और चांदनी चौक के साथ ही अन्य बिजली के कार्यालयों के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूटने का केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया। फ्री बिजली और पानी माफ के नाम पर उन्होंने दिल्ली को ठगना था, ठग लिया। सरकार में आना था, आ लिया। लेकिन दिल्ली की जनता को जिस तरह से लूटा जा रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी और अरविंद केजरीवाल को पीपीएससी चार्जेस वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है। मैं भी बताना चाहता हूं कि केजरीवाल का राजनीतिक वजन कम हुआ है। दरअसल दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों पर पीपीएससी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अन्य अधिभार लगा दिया है, जिस कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दरें महंगी हो गई है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। साथ ही 201 से 400 यूनिट तक की खपत पर 50% की सब्सिडी देने का भी वादा किया था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट के चलते बिजली बिलों के दाम बढ़ा दिए। ये दाम आम जनता की जेब से आसमान छूने वाले हैं। इतना ही नहीं, बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए पीपीएससी 9% बढ़कर 35.83% हो गया है। इसका मतलब ये है कि 0 से 200 यूनिट तक की खपत के लिए अब बेस प्राइस एडजस्टमेंट 3 रुपए से बढ़कर के 4.07 रुपए यूनिट हो गया है। इसी तरह हाई कंजप्शन ब्रैकेट की दरें भी बढ़ गई है। उदाहरण के लिए 201 से 400 यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब 2021 से 22 के टैरिफ ऑर्डर में 4.50 रुपए की तुलना में 6.11 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा।
दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर ये वित्तीय बोझ मुख्य रूप से पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट यानी कि पीपीएसी के तिमाही संशोधन के कारण उत्पन्न हुआ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बोझ साबित हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पीपीएसी की दरों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर सीधे दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बिजली की आपूर्ति करने वाली विभिन्न डिस्कॉम पर पड़ा है, लेकिन इसकी मार सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। ताजा मामला बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा को लेकर है, जिसकी वजह से राज्य सड़क परिवहन निगम पर बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकार बसों का किराया बढ़ाने जा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सुर्खियों में है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त रेवेन्यू हासिल करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की, जिसके कारण राज्य में दूध के दामों से लेकर बिजली तक के दामों में बढ़ोतरी हुई। भाजपा ने बेंगलुरु में केएसआरटीसी के बस किराया वृद्धि प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं को लेकर भी भाजपा हमलावर है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष BY विजयेंद्र और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष R अशोक के नेतृत्व में विधायकों ने विधान भवन के पास महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के निकट धरना दिया, साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर विरोध मार्च भी निकाला। विजयेंद्र ने सरकार पर दलितों और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 187 करोड़ रुपए के महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच से खुलासा हुआ कि इस धनराशि का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की। तो वहीं कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा के विरोध को पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, पूरा कर्नाटक में डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ सभी तरफ केएसआरटीसी रेट बढ़ा रहा है, दूध का रेट बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया है। गारंटी के नाम पे जो दाम को बढ़ा रहा है, आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 187 करोड़ रुपए पर्ची खाता में जमा करके लूट लिया है। कांग्रेस उसको चुनाव में उपयोग किया है, उसको पार्टी को जिताने के लिए अपना दलितों को पैसा, अपना पैसा केवल बಳ್ಳारी नहीं, बಳ್ಳारी से लेकर तेलंगाना उत्तर प्रदेश तक भेजा है, दलितों को पैसा भेजा है। पॉलिटिकल ड्रामा है। कागज कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, सब आगे रख के बात करने को बोलिए ना। इस बीच आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को जोरदार झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार द्वारा उनके खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सीबीआई का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहने के दौरान डीके शिव कुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सर्वोच्च न्यायालय के मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में 8 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत कानून से मतभेद पैदा करता है। बोर्ड ने कहा है कि मुसलमान शरीयत का पाबंद है, उससे अलग नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है
तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफर कौन होगा? आप इसमें गौर कीजिए। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने CAA यानी नागरिक संशोधन अधिनियम पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में CAA लागू होने के बाद से अब तक केवल 8 लोगों ने ही इसके लिए आवेदन किया है और केवल 2 लोगों ने ही साक्षात्कार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में कुछ लोगों ने CAA के नाम पर अनावश्यक आंदोलन किया है। 8 people in Assam has applied for citizenship under newly amended Citizenship Amendment Act. Out of 8 people, only 2 has appeared in the interview. When I contacted many Hindu Bengali family that why not you are applying under CA, they told me that we are convinced about our Indian citizenship. We entered into the country prior to 1971 and we do not want to apply under CA. Rather, we want to prove our citizenship in a court of law. So that is the general sentiment among the people in Assam. मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 98 दिन किए गए सर्वे की रिपोर्ट सोमवार को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पेश की गई। 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट पर 22 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगी। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भोजशाला के लिए लगातार 98 दिन सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश कर दी। 2000 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, ये 22 जुलाई को होने वाली सुनवाई में ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में 13वीं सदी की ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में 98 दिन चली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे रिपोर्ट आज हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। गौरतलब है कि धार जिले के भोजशाला मंदिर वर्सेस कमाल मौला मस्जिद परिसर में ASI टीम द्वारा अलग अलग पद्धतियों से किया गया वैज्ञानिक सर्वे हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की मौजूदगी में पूरा किया गया। अब इसी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अलग अलग इलाकों की निशानदेही कर खुदाई में कई विशेष अवशेष जमीन से निकाले। इसमें भोजशाला की दीवार, पिलर के साथ ही खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां तक मिलने की बात सामने आ रही है। धार भोजशाला सर्वे पर एक नजर डालें तो 11 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार के भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे कार्य करने का आदेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया था। सर्वे कार्य 22 मार्च से शुरू हुआ जो 27 जून तक यानी 98 दिनों तक किया गया। सर्वे के दौरान ASI की टीम ने भोजशाला परिसर के चारों ओर खुदाई भी की। साथ ही पूरे सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। सर्वे में मिले 1700 से अधिक पुरातात्विक अवशेष के सबूत रिपोर्ट में रखे गए। सर्वे के दौरान श्री कृष्ण, शिव, जटाधारी भोलेनाथ, ब्रह्मा समेत 37 देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। 15 जुलाई को ASI धार भोजशाला सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। धार भोजशाला मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा है कि पुरातत्व विभाग ने भोजशाला के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे कार्य करने का आदेश ASI को दिया था। ASI द्वारा ये रिपोर्ट 2 जुलाई को पेश की जानी थी, किंतु ASI ने नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की रिपोर्ट नहीं मिलने पर कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 15 जुलाई तक का समय बढ़ाया था। रिपोर्ट पेश होने के बाद अब कोर्ट 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। 11 मार्च 2024 को इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भोजशाला परिसर में वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था। 22 मार्च 2024 से ये सर्वे कार्य शुरू हुआ, जो 27 जून तक यानी कुल 98 दिन चला। इस दौरान हर दिन सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट तैयार की गई। इसके मुताबिक इस सर्वे में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे किया गया, जिसमें 1700 से ज्यादा पूरा अवशेष मिले, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभाल कर रखे और उनकी रिपोर्ट के साथ वो सबूत के तौर पर हाई कोर्ट में आज पेश किए। अब 22 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद ही तय होगा कि भोजशाला आखिर मंदिर है या मस्जिद। आशीष मंगल सोनी, भोपाल। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश के कारण कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है, तो गुजरात के कई जिलों में भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। आफत की बारिश से राहत नहीं। असम, यूपी, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर। गुजरात में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कई हिस्सों में बारिश से नदियां उफान पर हैं। इसके मद्देनजर लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बाढ़ की स्थिति को लेकर फोन पर बात की। उन्होंने तीनों राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस बीच असम के विभिन्न हिस्सों में जलस्तर तेजी से घटने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 13 जिलों में 172 राहत शिविरों और वितरण केंद्रों में 58,000 से अधिक लोग अभी भी शरण लिए हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 90 से अधिक हो चुकी है और 18 जिलों कछार, नलवाड़ी, कामरूप, गोलाघाट, मोरीगांव, चिराग, डिब्रूगढ़, धुबरी, ग्वालपाड़ा, नौगांव, करीमगंज, कामरूप, धेमाजी, माजुली, दारंग, शिवसागर, जोरहाट, विश्वनाथ के करीब 6 लाख लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं। असम के कछार जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। 52 राजस्व सर्किल के तहत 1342 गांव अभी भी जलमग्न है और बाढ़ के पानी में 25,367 हेक्टेयर फसल भूमि क्षेत्र डूब गया है। उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वी और मध्य क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 900 से अधिक गांवों के लगभग 18 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बरेली और बस्ती सहित लगभग 18 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हमारे जनपद में जो विशेष रूप से तरबगंज तहसील के काफी सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की से एडवर्सली प्रभावित हुए और उसमें विशेष रूप से अब ये एक अच्छी बात है कि अभी तो हम लोग मतलब बाढ़ का जो पानी है वो रिट्रीट हो रहा है, लेकिन इसमें जितने विभाग हैं उनको अभी और कार्रवाइयां करने की आवश्यकता है। नेपाल में भी भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में बसे सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हजारों की आबादी का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से कट गया है और बाढ़ के खतरे के मद्देनजर बड़ी आबादी पलायन को मजबूर है। पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जिले के केसरिया और संग्रामपुर में कई दर्जन टोले और छोटे छोटे गांव प्रभावित हुए हैं। गोपालगंज में भले ही गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन पीड़ितों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत पानी की स्थिति खराब बा। हमने किया पूरा पानी हो गई घर द्वार में। हमने खेती बाड़ी सब दहा गई। हमने के माल जाल लेके भाग के बांधा पाइल बन सा। गुजरात के कई हिस्सों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारी बारिश के कारण कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी भर गया। इन इलाकों में पानी निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमों को तैनात किया गया है।
साथ ही भारी बारिश के कारण मधुबन बांध के जलस्तर बढ़ गया है। गरुड़ेश्वर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के कारण अंजनेरी किले में फंसे करीब 200 पर्यटकों को 6 घंटे के चले बचाव अभियान के बाद बचा लिया गया है। और एक तरफ जहां असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है, वहीं भारी बारिश ने कई राज्यों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में जहां बारिश के बाद कई जगह सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो इसने आम आदमी पार्टी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। वहीं केरल में भी भारी बारिश के चलते 7 जिलों में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई। दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत का सबब बनती हुई दिख रही है। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश से जहां लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली, वहीं थोड़ी देर की बारिश में ही दिल्ली की सड़कों पर जलजमाव देखने को मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में जलभराव की स्थिति से लोग जूझते हुए दिखे, तो वहीं पंडित पंत मार्ग, पूषा रोड, सिविल लाइंस, क्रांति चौक और जनपथ के इलाकों में जल जमाव से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ इतना पानी भर जाता है कि जब भी बारिश होता, थोड़ा सा बारिश होता तो यहाँ इतना पानी भर जाता है कि यहाँ के निकलना मुश्किल है, पैदल निकलना मुश्किल है। पानी पूरा भर जाता है, ये गटर सब जाम है। दिल्ली से सटे हरियाणा के करनाल, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी बारिश हुई। वहीं मुंबई में भी सोमवार को हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट, जबकि सतारा और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश के बाद मिट्टी खिसकने के कारण कोंकण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया और 12 लंबी दूरी की ट्रेनों के मार्ग बदल दिए। हालांकि कोंकण रेलवे ने भूस्खलन के कारण मार्ग पर रुकी हुई कई ट्रेनों में 15 घंटे से अधिक समय से फंसे यात्रियों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था भी की है। गुजरात के नर्मदा और गांधीनगर में भी भारी बारिश के बीच आने वाले कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के कई जिलों में भी सुबह भारी बारिश हुई। कर्नाटक के हुबली और बेंगलुरु में भी सोमवार को भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 16 जुलाई को गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही पूरे पश्चिमी तट पर रेड अलर्ट, जबकि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमने रेड अलर्ट जारी किए हैं पूरा वेस्ट कोस्ट में। बाकी अगर रीजन्स का बात करें तो आप देखेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया, खासकर आपका मध्य प्रदेश और तेलंगाना, विदर्भा, साउथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी में आपका अति भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। वहीं केरल में बीते 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिसके मद्देनजर त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड, एर्नाकुलम, वायनाड के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और राजनेता थिरू के कामराज को जयंती पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। थिरू के कामराज को उनकी जयंती पर याद करते हुए उनके दूरदर्शी नेतृत्व और गरीबों के उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान अद्वितीय है। हम उनके आदर्शों को पूरा करने और एक ऐसा समाज बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं जो न्यायपूर्ण और दयालु हो।
असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में आई बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार इस स्थिति से निपटने और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में राज्य सरकार को सशक्त बनाने के लिए उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल को पुनर्वास कार्य में राज्य सरकार की मदद करने के लिए अपने समर्थन और सहायता का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने टेलीकॉम सेक्टर में एक सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देने और नीतिगत निर्णयों में भागीदारी बढ़ाने के लिए संचार विभाग ने दूरसंचार सेवाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए हितधारकों की 6 अलग अलग सलाहकार समितियों का गठन किया है। ये समितियां दूरसंचार सेवा सुधार, प्रौद्योगिकी संवर्धन, नए विचारों को साझा करने और नीतिगत मुद्दों को हल करने से संबंधित मामलों पर दूरसंचार क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में उद्योग के हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए दो तरफा परामर्श प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेंगी। इसी कड़ी में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजधानी दिल्ली में मंत्रालय की 3 सलाहकार समितियों से वार्ता की। मैं मानता हूं कि दूरसंचार के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी केवल एक रेगुलेटर की नहीं होती। सरकार की जिम्मेदारी एक समाधान करने वाली शक्ति की भी होनी चाहिए और एक फैसिलिटेटर के रूप में पार्टनरशिप में जवाबदेही के साथ साथ एक साथ में मिलकर कार्य करने की भावना के साथ हम लोग कार्य करेंगे तो उस प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति हम लोग जरूर हासिल कर पाएंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हैप्पीनेस अ स्टेट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। कार्यक्रम दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के अलावा कई प्रमुख व्यक्ति भी शामिल हुए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्विस निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और स्विस संघीय पार्षद गए पारमेलिन के साथ बातचीत की। इस मुलाकात में स्विस राजनयिक और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बोडलिगर आर्टिड्रा द्वारा आयोजित नाश्ते के दौरान हुई। मुलाकात के दौरान हुई चर्चा में भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते और इस बात पर केंद्रित थी कि किस प्रकार भारतीय बाजार स्विस उद्योग और निवेशकों के लिए आकर्षक निवेश अवसर प्रस्तुत करता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने सभी विमानों और विमान इंजन के कलपुर्जों पर 5% की एक समान IGST दर लागू करने की घोषणा की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह फैसला घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल MRO उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य देश को वैश्विक विमानन केंद्र बनाना है। All the equipment that is being used or that is being imported, all the parts that are being imported for the MRO facilities used to have multiple slabs. Finance Minister and Prime Minister also realizing that this is an important sector for the civil aviation to grow, they have reduced the IGST to now 5% for all the maintenance and repair overhaul facility equipment. So this is going to boost the MRO industry and we are going to get a lot of job creation happening in this, and especially we are seeing in the next 3-4 years at least 1,000 crores worth of growth happening in this very sector. नई दिल्ली में भारत और जर्मनी के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिश्री और ऑस्ट्रीज आम्ट के राज्य सचिव थॉमस बैगर द्वारा सह अध्यक्षता की गई। बैठक में व्यापार, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण दायरे पर चर्चा की गई। सह अध्यक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दूसरा 2 दिवसीय मंत्री स्तरीय एशिया प्रशांत सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 और 12 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन पर होने वाला यह सम्मेलन क्षेत्र की बढ़ती और विकसित
करती यात्रा आवश्यकताओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विस्तारित एयरलाइन उद्योग के लिए हवाई अड्डे और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों का हल ढूंढने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में समन्वित दृष्टिकोण से चर्चा करने के लिए दुनिया भर के शीर्ष विमानन निर्णयकर्ता और नीति निर्माता शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन विमानन क्षेत्र में नए अवसरों का पता लगाने और संबंध बनाने का अवसर प्रदान करेगा। IATA data tells us globally, international air passenger traffic surged by 14.6% last month. And within this, our region, the Asia Pacific, was the leader with a 27% year-on-year growth. So we are at the place for civil aviation. Congratulations to all of you. So we urge to join us on the second APEC conference in September. To all our friends from the other countries, to the various organizations linked to civil aviation, a very warm welcome. Let us partner together. We are here to grow together. Asia Pacific is here to grow with all of you. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने देहरादून में उत्तराखंड के लिए शहरी विकास योजनाओं और बिजली क्षेत्र के परिदृश्य की समीक्षा की। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्य सरकार, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में राज्य में पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त हाइड्रो सेक्टर परियोजनाओं, पावर सेक्टर सुधारों और बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक में जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टैंप और परिवहन के अलावा अन्य राजस्व संग्रह से जुड़े लक्ष्यों की समीक्षा की। पहले तिमाही में उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रह दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व में हो रही सतत वृद्धि पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से एकत्रित की गई ये राशि जनता के हित में प्रदेश के विकास के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए कर चोरी पर रोक लगाने और नियमों को सरल कर तकनीकी को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने लक्ष्य तय कर प्रदर्शन की रिपोर्ट हर महीने मुख्यमंत्री कार्यालय में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और स्टैंप और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कहा है कि वो जेल में अधिक स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर थे तब जेल वापसी के समय उनके वजन में कमी देखी गई थी। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ज्यादा मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया है। कई दिनों से जो घर से खाना आ रहा था वो खाना केजरीवाल जी नकार रहे थे। क्या इसीलिए नकार रहे थे ताकि थोड़ा सा वजन कम हो जाए, विक्रम कार्ड खेला जाए? और इस बात की संभावना ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कैसे अपने शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए लगातार मीठे खाने का सेवन किया। तथ्य ये भी है कि एक मेडिकल बोर्ड है एम्स का जो लगातार उनकी सेहत की निगरानी करता है। तो क्या जब आम आदमी पार्टी इस प्रकार का आरोप लगाती है तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जिस दिन भी न्यायालय के सामने पेशी होनी होती है उसके 2-3 दिन पहले से आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र विभिन्न प्रकार की खबरें चलाने की कोशिश करता है। अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया है कि उनका वजन कम हो रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल का राजनीतिक वजन तो कम हुआ है, लेकिन साथ साथ देखने की बात है कि एम्स के डायरेक्टर्स की टीम लगातार
उनकी जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट के आधार पर उनको लगातार दवाइयां दी जा रही हैं। जो सुविधाएं कोर्ट ने उनके लिए कही हैं वो उन्हें मिल रही हैं। अरविंद केजरीवाल का जिस दिन भी माननीय न्यायालय के सामने पेशी होनी होती है या कोई विषय आता है, उससे 2-3 दिन पहले थे आम आदमी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार की खबरें चलाने की कोशिश करता है। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया कि जी उनका वजन कम हो रहा है। उनका राजनीतिक वजन तो कम हुआ है, लेकिन साथ साथ देखने की बात यह है कि माननीय कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल है जो लगातार उनकी जांच करता है, जो लगातार अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पर उनको लगातार दवाइयाँ दी जा रही हैं। और जो सुविधाएं माननीय कोर्ट ने उनके लिए कहा है, खाना उनको जेल से आता है। अब अगर खाने में घी नहीं लग रहा तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं। आपको बता दें कि एम्स के डॉक्टर्स की टीम अरविंद केजरीवाल की देखरेख कर रही है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। वकील विभा मखीजा ने सुनवाई के दौरान सीजेआई से कहा कि कोर्ट को विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं होने पर केंद्र से स्थिति रिपोर्ट मांगनी चाहिए। हालांकि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की अनुपलब्धता के चलते सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक टाल दी। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी की। भारत सरकार वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में देगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रहे हैं। कुपवाड़ा में दहशतगर्दी की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम करने के बाद सेना ने घटना की पूरी जानकारी दी है। एक प्रेस वार्ता की घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए ब्रिगेड कमांडर एनआर कुलकर्णी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने के लिए आतंकी बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। कुपवाड़ा में आतंकियों ने पूरी योजना के साथ घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि पुख्ता खुफिया तंत्र और सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। घटना के बाद चलाए गए सर्च अभियान के दौरान आतंकियों के पास से भारी मात्रा में घातक हथियार बरामद किए गए हैं। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा और इंटरव्यू में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने के मामले की जांच संभाल ली है। सीबीआई ने आयोग के पूर्व चेयरमैन तपन सिंह सोनवानी, पूर्व सेक्रेटरी जीवन किशोर और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला 2020 से 2022 का है, जब आयोग पर कथित रूप से भर्तियों में अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने के आरोप लगे थे। आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन, तत्कालीन सचिव और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और सीजीपीएससी के विभिन्न अधिकारियों समेत अन्य के कथित रूप से अपने पदों का दुरुपयोग करके अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों और परिचितों को 2020 से 2022 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न पदों के लिए नियुक्त किया, जो कथित रूप से अयोग्य थे। सीबीआई ने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर इस मामले को टेक ओवर कर जांच शुरू कर दी गई है। इस क्रम में रायपुर और भिलाई कई जगहों पर छापेमारी भी की गई।
नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को संजीव की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट के एडीजे 5 कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को सीबीआई 2 की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, यानी अब संजीव मुखिया के जमानत की सुनवाई सीबीआई 2 की कोर्ट में होगी। सीबीआई कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई की तारीख तय करेगा। बता दें कि पेपर लीक का आरोपी संजीव मुखिया अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी। भगवान जगन्नाथ की यात्रा का विस्तार अब पूरी दुनिया में हो चुका है। उड़ीसा के हर जिले में रथ यात्रा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और विश्व के कोने कोने में अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी उड़ीसा के चिल्का झील में भगवान जगन्नाथ की जल रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। क्या है इस उत्सव का रहस्य, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उनके श्री मंदिर में वापस आने का दिन ओडिशा में बाहुड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्तमान में श्री मंदिर और गोंडिचा मंदिर के बीच एक नदी बहती थी और इस रथ यात्रा को पहले जल मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी चिल्का झील में भगवान श्री जगन्नाथ की जल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और ये विश्व में अपनी तरह का अनूठा उत्सव है। ये चिल्का का झील के अंदर एक 22 एकर्स का एक आइलैंड है और 1731 मसीहा में महाप्रभु यहाँ पे विराजमान किए थे 4 मास 16 दिन के लिए। तो मुगल पीरियड में जो 18 टाइम्स से अटैक हुआ था उसमें से 22 टाइम्स जगन्नाथ जी को पंडा पडियारी जो सेवाते हैं वो डिफरेंट जगह में लेके रखे थे, छुपा के रखे थे। उसमें से ये एक ही जगह है 1731 मसीहा में, यहीं पे जगन्नाथ जी थे। ओडिशा में एशिया की सबसे बड़ी चिल्का झील के कांकड़ सीखरी के टापू में दुनिया की इकलौती जल रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि मुगल काल में श्री मंदिर पर आक्रमण की वजह से भगवान जगन्नाथ को अपना रत्न सिंहासन छोड़कर इसी जगह पर 4 महीने से ज्यादा का वक्त बिताना पड़ा था। आज यहाँ पर स्थानीय निवासी भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के चक्र का पूजन करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का टेंपल को 18 बार आक्रमण किया हुआ है बाहर के जवान लोग, और महाप्रभु 22 बार रत्न सिंहासन छोड़ के बाहर को भक्त लोग लुकाए हैं। ये कांकर से करीब एक जगह है, चिल्का का अंदर 25 एकड़ करीब जगह है। जंगल था, वहाँ जंगल ही जंगल, भक्त लोग लाके यहाँ से छिपाए थे। स्थानीय प्रशासन ने भी इस रथ यात्रा के माध्यम से यहाँ के आसपास के इलाके में विकास के कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू किया है और अब चिल्का विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। ये एक आइलैंड के टाइप का चीज है, तो यहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत है। टूरिस्ट दे कम हियर ऑल ईयर राउंड। यहाँ पर रथ यात्रा के टाइम आप इतना भीड़ देख रहे हैं, हालांकि इतना भीड़ दूसरे समय में नहीं होता है, फिर भी लोग इन द विंटर सीजन दे कम हियर, they enjoy the landscape, they enjoy the beauty of Chilika along with this forested area. इस अनूठी रथ यात्रा से आसपास के सामाजिक जनजीवन में भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है और लोग विकास के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, चिल्का, उड़ीसा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मुहर्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के मुख्य ताजिया जुलूसों के रूट के बारे में जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 16 और 17 जुलाई को कुछ रास्तों से बचकर चलने की सलाह दी है। मुहर्रम का जुलूस 16 जुलाई को रात 9 बजे
छत्ता शहजाद कलाम महल से शुरू होगा और कमरा बंगस, चित्री कबर, चूड़ी वालान, मटिया महल, जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार, हौस काजी से होकर गुजरेगा और फिर इसी रास्ते से वापस लाया जाएगा। जबकि दूसरा जुलूस पुरानी पुलिस चौकी, अशोक बस्ती, कुतुब रोड, खारी बावली, लाल कुआं, हौस काजी, चावड़ी बाजार और जामा मस्जिद से होकर गुजरेगा और इसी रास्ते से लौटेगा। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने इन रास्तों से बचने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बरसात के मौसम के चलते 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। बरसात के मौसम में ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और साहसिक खेल जोखिमपूर्ण हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुल्लू के जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी प्रकार के भी नदी नालों में साहसिक गतिविधियों को न करवाया जाए। उन्होंने जिला के सभी रिवर राफ्टिंग ऑपरेटर्स से इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सुनैना शर्मा ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वो नदी के किनारे न जाएं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। बरसात का मौसम जो शुरू हो गया है, इसलिए 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जो साहसिक गतिविधियां हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, रिवर क्रॉसिंग हो, इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगी। जहां तक पर्यटकों की सेफ्टी की बात है तो हमने कुछ स्थान जो है वो चिन्हित किए हैं जहां से जो है खतरा ज़्यादा है या पर्यटक आसानी से नदी नालों के किनारे जा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर जो है हम लोग बोर्ड्स जो है वो हमारे बोर्ड्स तैयार हो गए, एक आध दिन में बोर्ड्स जो वो लग भी जाएंगे ताकि पर्यटकों को पता रहे कि इस वक्त जो है वो नदी नालों में नहीं उतरना है। एनसीसी पूर्व छात्र क्लब ने आज विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों को एनसीसी पूर्व छात्र उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं में डीडी न्यूज संवाददाता अजीत द्विवेदी भी शामिल थे। पुरस्कार आज दिल्ली में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने प्रदान किए। जून 2024 में भारत का कुल निर्यात 5.40% बढ़ने का अनुमान है। कुल मिलाकर अप्रैल जून 2024 के दौरान कुल निर्यात 8.60% बढ़ने की बात कही जा रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जरिए सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया गया कि जून 2024 में व्यापारिक निर्यात 2.55% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 35.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जबकि जून 2023 में ये 34.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल जून 2024 के दौरान निर्यात का संचयी मूल्य 109.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अप्रैल जून 2023 के दौरान ये 103.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 5.84% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात में 8.48% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो जून 2023 में 25.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जून 2024 में 27.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जून 2024 में व्यापारिक निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालकों में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कॉफी और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन शामिल है। इंजीनियरिंग सामान का निर्यात जून 2023 में 8.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 10.27% बढ़कर जून 2024 में 9.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात जून 2023 में 2.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 16.91% बढ़कर जून 2024 में 2.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात जून 2023 में 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 9.93% बढ़कर जून 2024 में 2.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कॉफी निर्यात जून 2023 में 0.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 70.02% बढ़कर जून 2024 में 0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसी प्रकार
जैविक और अकार्बनिक रसायनों का निर्यात जून 2023 में 2.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 3.32% बढ़कर जून 2024 में 2.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत का सबसे बड़ा एकीकृत हाउसवेयर और होम अप्लायंसेस व्यापार मेला वाइब्रेंट इंडिया के 10वें संस्करण का आयोजन दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में 19 जुलाई से 21 जुलाई तक होगा। वाइब्रेंट इंडिया इवेंट सॉल्यूशंस द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हाउसवेयर, किचनवेयर, टेबलवेयर, रसोई के उपकरण, क्रॉकरी, स्टेनलेस स्टील उद्योग सहित विभिन्न उपकरणों को शामिल किया गया है। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में लगभग 500 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भागीदारी करेंगे। ये मेला केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने, नए विचारों, नवोन्मेषी उत्पादों और अनुकरणीय समाधानों के आत्मसात और अन्वेषण के लिए आदर्श मंच होगा। वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो की ओर से जगदंबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रेसिडेंट डॉक्टर पवन कंसल ने बताया कि मेले में आने वाले प्रदर्शकों को पैन इंडिया में डीलर्स और वितरण नेटवर्क की श्रृंखला से जोड़ने का अवसर मिलेगा। वाइब्रेंट इंडिया देश में बहुत सारे कोलैबोरेशंस जो है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अलग अलग एग्जीबिशंस के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है और साथ में व्यापारियों के साथ इस तरीके से जुड़ना चाहती है कि एक्सपोर्ट का व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और साथ में हैंड होल्डिंग, ट्रेनिंग और साथ में कोचिंग और ब्रांडिंग, इसके ऊपर विशेष तौर पर इस साल से हम लोग ध्यान देंगे, जिससे कि एक छोटे से छोटा व्यापारी भी आगे बढ़े। भारत का जो व्यापार $5 ट्रिलियन का जो टारगेट किया गया है वो भी पूरा हो और उससे आगे की सोच भी बने। रूस में भारतीय जूतों की आजकल धूम है और ये जूते बने हैं हाजीपुर के बिहार में। 2018 में शुरू हुई ये कंपनी यूरोपीय बाजार में निर्यात करने लगी है। साथ ही ये महिला सशक्तिकरण और उनकी सफलता की भी कहानी है, क्योंकि कंपनी में 70% महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बात जब भरोसे और दोस्ती की हो तो रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। भारत और रूस ऐसे ही साझेदार हैं। कभी भारतीय फिल्मी गानों पर रूसी थिरके तो कभी भारत का दिल हिंदुस्तानी होते हुए भी रूसी लाल टोपी पहन दीवाना हो चला। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी बारी एक बार फिर रूस की है। जी हाँ, रूसी सैनिक भारतीय जूतों के दीवाने हो चले हैं। इन जूतों की क्वालिटी और उपयोगिता का जवाब नहीं है। रशियन आर्मी का शूज़ का स्पेशल अलग सा रिक्वायरमेंट है। ये शूज़ लाइट वेट होना चाहिए और उसका एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। सोल का अलग सा स्पेशल फीचर्स चाहिए, काफ़ी स्लिप रेजिस्टेंस होना चाहिए और वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन है, लाइक -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, काफ़ी कोल्ड है। तो वो सब कंडीशन को नज़र करते हुए हम लोग को उस एंगल से सेफ्टी शूज़ तैयार करना पड़ता है। यहाँ पर सैनिकों के लिए एक अटूट साथी बना ये जूता बना है बिहार के हाजीपुर में। हाजीपुर यूं तो विश्व प्रसिद्ध रहा है वहां उगाए जाने वाले केलों के लिए, लेकिन अब कृषि के साथ साथ वहां उद्योग ने रफ्तार पकड़ी है और आजकल वहां से यूरोपीय बाजारों में निर्यात होने वाले जूते वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। As I told you, Europe is about more than 20 countries. It's 17 focus countries. We are focusing on the 17 European countries. साल 2018 में कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए हुई थी, लेकिन कम समय में कोविड की चुनौती के बावजूद अपनी धाक यूरोपीय बाजार में जमाना मेक इन इंडिया की सफलता की एक और बड़ी कहानी है। 140 करोड़ भारतीय दशकों से चली आ रही समस्याओं को
सुलझाने में विश्वास करता है। कारपेट के नीचे दबा करके गुजारा करना अब देश को गुवारा नहीं है दोस्तों। आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जुटे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पाकिस्तान में हुए एक आतंकवादी हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। यह हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बन्नू आर्मी छावनी पर किया गया। खबरों के अनुसार सशस्त्र आतंकवादियों ने बन्नू आर्मी छावनी को निशाना बनाकर विस्फोट किया। विस्फोट विस्फोटक सामग्री से लदे वाहन में किया गया। आतंकवादियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच गोलीबारी भी हुई। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वहां की सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है। जेल में बंद इमरान खान के सियासी भविष्य के लिए इसे एक बड़े संकट के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री तरार का कहना है कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा कि अगर देश को सही दिशा में आगे बढ़ना है तो पीटीआई के अस्तित्व को खत्म करना जरूरी है। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के एक दिन बाद रविवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशवासियों से एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की अपील की है और कहा कि वो इस हमले से जुड़े घटनाक्रम के सिलसिले में स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा का आदेश दे रहे हैं। बाइडेन ने सिचुएशन रूम में जांच के बारे में जानकारी मिलने के बाद व्हाइट हाउस में बयान में ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि जांच सघन और त्वरित हो। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।